एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि संविधान संशोधन के बारे में कि किस तरीके से हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ अमेंडमेंट, राइट। संशोधन होता ही क्या है, ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। उसकी नीड क्यों होती है। एक्चुअली देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी सोच में, अपनी हर एक चीज़ में, अपने विचारों में, अपने लॉज में जो है बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमें अपने समाज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से बदलाव आता है, उसी तरीके से हमें अपने लॉज में भी कुछ न कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। उसी बदलाव को करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, या फिर जो बदलाव किया जाता है, दैट्स कॉल्ड अमेंडमेंट, राइट। क्लियर हो गया। फिर भी यहाँ पर एक लाइन में आप लोगों को समझा दिया गया है, संविधान के मौजूदा प्रावधानों में, यानी कि प्रेजेंट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें कुछ परिवर्तन करना या फिर संविधान में कुछ नया जोड़ना, राइट। एक तो होता है आप लोग जो उसे चेंज कर दो, एक होता है आप उसमें कुछ प्लस कर दो, कुछ चीज़ें और ऐड कर दो, कुछ तो दे ही रखे हो, कुछ चीज़ें और ऐड कर दो, या फिर वहाँ से कुछ हटा दो। इट्स कॉल्ड अमेंडमेंट, ओके, या फिर इसको हम संशोधन कहते हैं। संविधान में संशोधन कहा जाता है, ठीक है। अब हर एक चीज़ का हमारे संविधान में कुछ न कुछ संवैधानिक प्रोविजंस हैं, यानी कि हर एक प्रक्रिया को लागू करने का, संशोधन करने का हर एक संवैधानिक पहलू है। कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं कि किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है उसका, वो जान लेते हैं, जिसको हम संवैधानिक उपबंध भी कह सकते हैं, राइट। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की प्रकृति, जो उसकी शक्ति है, वो प्रदान की गई है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया कि किसके पास है संशोधन करने का राइट, अमेंडमेंट करने का राइट है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। क्लियर। लेकिन संसद या फिर किसी को भी संविधान के मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्थाओं में संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है, और ये चीज़ मैं कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ऐसा कहा किसने। संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल संरचना है, पहली बात तो वो है क्या, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरी चीज़, वो जो मूल ढांचा है, ये किसने कहा कि आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो, यानी कि पार्लियामेंट को उसमें कोई भी चेंज करने का राइट नहीं है। एक मामला हुआ था जो कि 1973 में, केशवानंद भारती मामला। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो मूल ढांचा है हमारे संविधान का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो आर्टिकल 368 के तहत हो, चाहे फिर वो विशेष बहुमत हो, चाहे फिर वो साधारण बहुमत हो, कोई सा भी बहुमत हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फैक्ट के रूप में ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्या याद रखना है, कौन से भाग में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में, दो चीज़ें हो गई, कहाँ से लिया गया है ये याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि किस मामले में ये कहा गया था कि मूल ढांचे के तहत प्रावधान जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो याद रखना 1973 केशवानंद भारती विवाद, ओके। अब बात आती है कि संशोधन करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है, कितने कितने तरीके हैं उसके। तो संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से किया जा सकता है। वैसे देखो तीन माने जाते हैं, साधारण बहुमत भी है, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा दूंगी, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसका प्रावधान आर्टिकल 368 में नहीं है, दैट्स वाई यहाँ उसको मेंशन नहीं किया गया, बट मैं उसको समझा दूंगी कि वो होता क्या है। बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। पहला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। अब हमें प्रश्न ये होता है कि वह कौन से प्रावधान हैं जिनमें संसद के केवल विशेष बहुमत से काम चल जाएगा, और एक कौन सा प्रावधान है जिसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्यों की स्वीकृति की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। देखिए, पहला है विशेष बहुमत द्वारा। इसके अंतर्गत सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 50% तथा मतदान करने वाले सदस्य 2/3 से कम ना हो। इसके अंतर्गत मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक तत्व। पहली बात तो प्रावधान क्या है वो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से प्रावधान वो संशोधन किया जा सकता है, कि किस तरीके से मत पड़ते हैं, ठीक है। अब
उसके तहत कौन से प्रावधान होते हैं कि कौन से विधेयक हैं जिनमें इस तरीके से संशोधन किया जाता है। एक तो आपके मूल अधिकारों में विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी विशेष बहुमत द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा वे सभी उपबंध जो अन्य संशोधन प्रक्रिया से संबंधित नहीं आते हैं, वो सभी उन सब में संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जाएगा। क्लियर? वैसे यहाँ बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर इन शॉर्ट उसको समझ लेते हैं कि ये विशेष बहुमत क्यों यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, वहाँ कहा गया है जैसे मान लीजिए टोटल कितने होते हैं 545 मेंबर्स, राइट। इसका 2/3 363, राइट। इससे कम नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया? इससे कम नहीं होना चाहिए तो वो आपका विशेष बहुमत माना जाएगा, इतने लोगों का मत होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा किस तरीके से संशोधन किया जाता है। संघीय ढांचे से संबंधित उपबंधों को इसी प्रकार से संशोधित किया जाता है। कोई राज्य अगर संशोधन विधेयक पर कदम नहीं उठाते तो इससे संशोधन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, मतलब कि किन किन विधेयकों में किस किस तरीके से किन किन प्रावधानों के अंतर्गत इससे अमेंडमेंट किया जा सकता है वो बताया गया है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में है ना, उसका जो प्रोसेस है किस तरीके से निर्वाचन होता है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। उच्चतम न्यायालय में या फिर केंद्र राज्य शक्तियों के विभाजन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हो। संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट आप लोग इसके थ्रू कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में कोई भी आपको प्रोविज़न्स करना है या फिर वस्तु और सेवा कर परिषद में आप लोगों को कोई भी प्रोविज़न जिसमें अमेंडमेंट करना है, ये सारी चीज़ों में आप लोग अमेंडमेंट इससे कर सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न सीधे सीधे बन जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी साधारण बहुमत की। ठीक है, तो साधारण बहुमत जो है वो बहुत ईजी सा है, यहाँ लिखा भी गया है। कुछ संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा ही किए जा सकते हैं। इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे कि अब वो कौन से हैं, वो एक तो आपका नए राज्यों के गठन, प्रवेश या फिर सीमा परिवर्तन, आर्टिकल 2 और 3 की बात यहाँ पर हो रही है, अनुच्छेद 2 और 3 की। अगर इन दोनों में कोई भी संशोधन किया जाएगा तो वो आर्टिकल 4 के तहत ये लिखा हुआ है, ये प्रावधान है कि आर्टिकल 368 के तहत वह संशोधन नहीं माना जाएगा, इसीलिए उसको साधारण बहुमत द्वारा यहाँ पर संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं थोड़े से जो कि जान लेते हैं कि कौन से हैं वह। ठीक है, सो साधारण बहुमत द्वारा मैंने बता दिया, ये दो तो यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिसमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित है, राजभाषा का प्रयोग से संबंधित है, या फिर संसद में कोई प्रक्रिया या नियम से संबंधित है, या फिर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित कोई है, 5वीं अनुसूची से संबंधित है, या फिर 6वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित कोई प्रावधान है, तो इन सब में साधारण बहुमत के द्वारा अमेंडमेंट किया जा सकता है, राइट। ठीक है, कुछ एक फैक्ट और अमेंडमेंट से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं उनको एक नज़र से। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन को किसी भी सांसद या मंत्री के द्वारा संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। प्रश्न यहाँ से बनेगा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, प्रश्न यहीं से बनेगा। और इनफैक्ट आज के ही टेस्ट में मैंने ऐसा एक क्वेश्चन भी स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव से संबंधित क्लियर किया है। तो यह प्रश्न बनेगा कि क्या इसको एक ही सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसको पेश किया जा सकता है, या फिर किसी भी सदन में? तो आपका जवाब होना चाहिए किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि राज्य विधानमंडल में आप लोग नहीं ला सकते हो इसको, समझ रहे हो ना? ठीक है, नेक्स्ट है विधेयक को पेश करने से पहले। देखिए, ऐसा होता है कि आप नॉर्मल किसी भी विधेयक को, आप लोगों को कोई अधिनियम पारित करना है, कोई विधेयक बनाना है, तो किसी भी लॉ से पहले आप लोगों को सबसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है, राइट। बट ये यहाँ पर बात हो रही है अमेंडमेंट की, तो यहाँ आपको प्रेसिडेंट की परमिशन की नीड नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा। विधेयक को पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद विधेयक का क्या होता है? विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य है।
ठीक है, अलग अलग पारित करवा लेंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों सदनों में कोई असहमति बन जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं दिया गया। इस चीज़ को ध्यान रखना। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना, वो तब होता है जब कोई नॉर्मल विधेयक आप लोग पारित करना चाहते हो और दोनों सदनों में असहमति हो जाती है, तब आप संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट के मामले में आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। दोनों सदनों में पारित होने के बाद यह जो विधेयक होता है, यानी कि अमेंडमेंट वाला जो विधेयक होता है, वह कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए जाता है, कुछ नहीं होता वहाँ पर, उनको पास करना ही पड़ता है। ठीक है, अब क्या जाएगा? विधेयक जाएगा कहाँ पर? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, उनकी अनुमति मिलते ही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है और संविधान में समाहित कर लिया जाता है। ठीक है, एक चीज़ खास बात यहाँ पर ये है कि मान लीजिए आपने किसी भी अमेंडमेंट को, यानी कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक जिसको कहा जाता है, आपने पास करके दोनों सदनों से पास करके वहाँ भेजा प्रेसिडेंट के पास। उनके पास उसको ना तो पॉकेट वीटो के थ्रू वो लोग अपने वो लोग बोल रही हूँ मैं, प्रेसिडेंट जो अपने पास रख सकते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये एक खास बात है, यानी कि उसको पास करना ही पड़ता है, इसीलिए मैंने बोला फॉर्मेलिटी की जाती है। सर्वप्रथम ये एक नोट, एक फैक्ट है यहाँ पर, सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो हुआ था 1967 में, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमाओं को आरोपित किया था। ठीक है, ये एक फैक्ट तो कुछ आपको याद रखने पड़ते हैं जो यहाँ पर नॉर्मल दे देती हैं। बाकी तो सारी चीज़ें संविधान संशोधन से संबंधित जो थी वो क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पर बचा नहीं है। देखिए, एक बात यहाँ पर कही गई थी कि 1973 में ये प्रावधान आया था कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल ढांचे में प्रावधान नहीं किया जा सकता, मूल संरचना में प्रावधान नहीं किया जा सकता। वो मूल संरचना है क्या? आज इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि वो है क्या। देखिए, कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं हमारे संविधान में जिनमें मतलब उनको कोई हनन नहीं होना चाहिए, उन प्रावधानों को। ठीक है, उनकी सीमा नहीं घटनी चाहिए। अब वो क्या क्या प्रावधान है? जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता। आप कोई ऐसा प्रोविज़न मत लाइए, आप कोई भी ऐसा विधेयक मत बनाइए जिससे संविधान की सर्वोच्चता ही घट जाए। समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनना चाहिए। दूसरा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। आप सभी को पता है कि हमारा तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि उसका कोई धर्म नहीं है, इसके बावजूद भी वो सारे धर्मों को जो है कहते हैं ना कि अगर इंडिया किसी एक धर्म को कोई स्पेशल फैसिलिटी उपलब्ध कराता है तो वह सारे ही रिलीजन्स को कराएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग से कोई धर्मनिरपेक्ष जो है हमारा संविधान, उसके ऊपर कोई भी उस मतलब उस प्रोविज़न का मीन्स ही चेंज हो जाए। समझ रहे हो? ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि संसदीय प्रणाली है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कानून का जो शासन है उस चीज़ का कोई हनन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका कुछ और भी है, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कोई ऐसा प्रावधान मत लाइए, कोई ऐसा विधेयक मत लाइए, कोई ऐसा लॉ मत बनाइए जिससे कि आपकी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसमें कुछ कटौती हो। ठीक है, उस पर कुछ असर पड़े हो आपके नियम से। ठीक है, संविधान संशोधन की संसद की जो सीमित शक्तियाँ हैं उन पर कोई प्रभाव पड़े, ऐसा कोई अधिनियम मत बनाइए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और एक और चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अनुच्छेद 32 है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप लोग, है ना। ये चीज़ तो पहले ही बता चुकी हूँ। आर्टिकल 32 में क्या है कि आपके मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इस चीज़ में परिवर्तन नहीं कर सकते हो आप लोग संशोधन के माध्यम से, आर्टिकल 368 में। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो मुझे याद आ रही हैं, मैं फ़िलहाल वही बता रही हूँ। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यह भी आपका मूल संरचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके अलावा विधायिका और जो कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन है, समझ रहे हो ना, जो शक्तियाँ उनको प्राप्त की गई हैं, उनको प्रदान की गई हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको ऐसा कोई लॉ नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें थी। इनको आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बाकी तो हमने सब बता ही दिया है और कुछ इसमें समझने वाला है नहीं है। चैप्टर बहुत छोटा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो मैंने समझा दिया है। बाकी आप लोगों को PDF की नीड है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, कोर्स पूरा चल रहा है हमारा।
सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।